अहले गैरत, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो तो देख लिया नवाज शरीफ साहब का। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ आज एक दिलचस्प मैसेज से करूंगा जो मेरे एक दोस्त ने पाकिस्तान से भेजा है, जिसकी हेडलाइन थी कि अब तो आ जाओ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हंस के बुरा हाल हो गया कि शिबली फराज ने वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी नई भंग पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है कि जी भंग के बारे में मैं पोस्टर तो पढ़ा था, समझ में नहीं आ रहा था कि भंग के खेत का इफ्तिताह किया है कहीं पर जाके। तो उसमें उन्होंने बताया कि जी एक ये भंग 100 एकड़ पर भी बोई जा रही है और 1 एकड़ पर जो भंग होगी उससे एक ऐसा तेल निकलेगा जिसकी कीमत फी लीटर $10,000 होगी। और अंदाज़ा लगा लें कि पता मुझे याद नहीं रहा कि कितने एकड़ पे कितने 10 लीटर होगा 1 एकड़ पर, और $10,000 फी लीटर उसकी कीमत होगी। तो 1 एकड़ से $1 लाख मिलेंगे। मतलब ये कि 17 करोड़ रुपए। वाह, मतलब वारे न्यारे होने वाले हैं। घर घर में बो दीजिए। तो उन्होंने, मेरे दोस्त ने लिखा है कि अब तो आ जाओ, अब तो यहाँ पर नौकरियाँ भी 50 लाख पूरी, क्या 1 करोड़ मिलने वाली हैं। 1 करोड़ नौकरियों की जगह 2 करोड़ 50 लाख घर की जगह 1 करोड़ घर बनेंगे, और रिफॉर्म भी होगा, उड़ती हुई गाड़ियाँ भी होंगी, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो बहरहाल शेर पढ़ा है। मैंने ये वीडियो यूँ लगाया कि ये वीडियो नवाज शरीफ साहब पे जचता नहीं है। वो अंदर रहते, इस वक्त जेल में होते मैंडेला की तरह, तो हम ये शेर गली गली गाते फिरते, दीवार दीवार पे लिखते, कहानियों में, किस्सों में, अफसानों में। और आज ये एस्टेब्लिशमेंट दीवार से लगी होती। अखबारात, पूरा इंटरनेशनल मीडिया भरा होता, टेलीविज़न, कि आज नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है, आज नवाज शरीफ ने क्या खाया, और वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये शेर पढ़ना मेरे नज़दीक सियासी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है, जो मैं समझता हूँ जो रियल नॉर्म्स है पॉलिटिक्स की। ये बड़े लोगों के लिए है, आप दूसरी तरफ चले गए। खैर, अभी तो आप पर और बड़े इल्ज़ामात लगने हैं ये CPEC के हवाले से, और यकीनन आर्मी क़यादत आपकी तरफ मुड़ेगी पूरा रुख। मगर कुछ लोग हैं अभी ज़िंदा हैं जो सारी सच्चाई बताएंगे कि किस किस ने ये मुआहदे किए और कौन कौन शामिल था। मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी अब इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी और ये क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेगी। अब तो आप खबरें आम हो गई ना कि बुरी तरीके से चाइना के कदरों में हम फंस चुके हैं। बहरहाल हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ें उससे पहले प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर लिया करें। मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बड़ी तैयारी करना पड़ती है। एनीवे, मेन मौजू है कि जनाब पाकिस्तान ISI के एक साबिक चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के साबिक चीफ, साबिक सिफारतकार, और 3 बड़ी किताबों के मुसन्निफ, जिनमें से एक किताब उन्होंने रॉ के एजेंट के साथ, ऐसे दलित थे मेरे ख्याल में नाम उनका, कि मुझे किताब का नाम भी मैं देखता हूँ, लिखा भी है मैंने, कि वो किताब भी लिखी। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला, और वो मुकदमा झूठ का परिंदा साबित कर दिया गया कि जनाब रियासत ने इल्ज़ाम लगाया था कि इनके रॉ से खुफिया ताल्लुकात हैं। इस बुनियाद पर किताब लिखी गई है। हाय, अपना बंदा हर जगह छूट जाता है। मुशर्रफ हो, या हो, या दुरानी हो, कोई भी हो, मुसीबत बेचारे ब्लडी सिविलियन की है। अगर यही किताब किसी सहाफ़ी अदीब ने दलत के साथ मिल के लिखी होती तो पिंडी भटिया के किसी नाले से लाश मिली होती। खैर, दुरानी साहब, मेरे जनरल दुरानी साहब फरमाते हैं कि तालिबान, जो तहरीक तालिबान है, उनके ख़िलाफ़
अफ़गान तालिबान कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो पहले ही इतने मसाइल से दोचार हैं, अपने अंदर एक नया मसला पैदा कर लेंगे। वो तहरीक तालिबान जिन्होंने उनके अमीर पर बैत कर रखी है, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ उनके साथ लड़ते रहे हैं, और फिर वहाँ तो पहले से दाइश भी मौजूद है, अलकायदा भी, तो वो तहरीक तालिबान से कैसे लड़ सकते हैं? ऐन मुमकिन है। रोकेंगे तो नहीं, मगर मना करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम ना करो, मगर वो पाकिस्तान का ये मुतालबा कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें पकड़ के इनके हवाले कर दिया जाए और उनसे कार्रवाइयाँ रोकने की मुतालबा जो है ना उनसे किया जाए और कहा जाए कि जनाब उन्होंने तो उसामा को हवाले नहीं किया था बकौल दुरानी साहब के कि अमेरिका के कहने पे उसामा को नहीं दिया तालिबान ने, तो वो तहरीक तालिबान को क्या देंगे? फिर उन्होंने साथ में कहा कि छोटी मोटी टीटीपी पाकिस्तान को इतना क्यों परेशानी हो रही है, क्या ऐसी मुसीबत आ गई है, उसकी क्या औकात है? वाह मेजर साहब, मेजर जनरल साहब, वाह, उन्होंने 80,000 लोग मार दिए, हमारे घरों को कब्रिस्तान बना दिया, हमारे स्कूलों को जनाजे गाँव में तब्दील कर दिया, मासूम मासूम बच्चों को मारा, हमारे फौजियों को मारा, लेफ्टिनेंट जनरल तक मारे गए, सैकड़ों हज़ारों घराने बर्बाद हो गए। आप कहते वो छोटी मोटी? आपने ऑपरेशन किया और कहा कि हमने उन्हें ख़त्म कर दिया, मगर वो भाग गए थे, जैसे स्वात में से मुल्ला फजलुल्लाह भाग गया था, अक्सरियत भाग गई थी, क्योंकि जब वो ट्रांसपेरेंसी ना हो और अक्ल कुल एक ही महकमा हो और चंद अफराद हों, तो वहाँ ये कोई नई बात नहीं होती। तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप कह रहे हैं। और फिर आपका ये कहना कि जी बिल आ रहा है अमेरिका में, क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान को पाबंदियों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बिलाशुबा आपका दस्तरखान बहुत वसी है, आपके भी बच्चे बच्चे यकीनन भारी होंगे। मुसीबत तो गरीब की आएगी, 174 का डॉलर हो गया है, और आपकी बातें जो हालात हैं वो कहाँ लेके जाने वाले हैं, मेरे मुंह में खाक, मैं ये नहीं कहना चाहता आगे। फिर वो कहते हैं जनरल दुरानी साहब कि अमेरिका अलकायदा का, तालिबान का और दाइश का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये काम पाकिस्तान को ही करना होगा, दाइश के ख़िलाफ़ भी, अलकायदा के ख़िलाफ़ भी और तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ भी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जैसे अमेरिका ने चढ़ाई कर दी थी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क पर भी, जिसकी कोई जीडीपी नहीं है, जिसकी कोई इकॉनमी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है और अपने ही पाले हुए बच्चे हैं, क्या उनके ख़िलाफ़, तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने कुन्नर और नंगरहार जहाँ वो रहते हैं 2014 से हमारे जहाज़ जाएंगे, हमारे गोरीले जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे? यह है वो सवाल। क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकें? इसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है, वरना आने वाले दिन जैसे होंगे, मगर जैसे भी वो दिन आने वाले हैं, सबको नज़र आ रहा है कि वो रोज़ हमले कर रहे हैं, उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं। मगर ये हमले जो दूसरे मुल्कों पे करते हैं, ये मुल्क कौन होते हैं? पहले उन्हें देखें, उनकी अपनी सोशो पॉलिटिकल इकनॉमिक इंटैक्ट होती है उनकी सोसाइटी, उनके यहाँ मेरिट होता है, उनकी कानून की बालादस्ती होती है, कौम इज्तमाइयत के साथ एक जगह खड़ी होती, वी यूनाइटेड वी स्टैंड वाली बात ना, जैसे अमेरिका में कहते हैं। जब इराक़ पर गए थे, अफ़गानिस्तान पे गए थे, तो 99% लोग जुड़े हुए थे, बहुत कम लोग थे, बाद में मुजाहरे शुरू हुए। एक ऐसा मुल्क जहाँ मज़ालिम की आम आदमियों पे इंतहा कर दी गई हो, जहाँ जज बिकता हो, वकील बिकता हो, पुलिस बिकती हो, सियासतदान बिकता हो, और फ़ौज का एक अपना कब्ज़ा माफिया हो, पानी टैंकर का एक अपना माफिया हो, प्लाट का एक अपना माफिया हो। मैं इस पर गुफ्तगू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ ज़रा ये वीडियो देखिए।
उड़ेगी। क्या कर रहे हैं? देखिए आपने वीडियो, ये मरी की एक अदालत है जहां एक खातून की शादी का कोई केस है और उसको किस तरह बेदर्दी से मरी, जहां कितनी बड़ी एजेंसियों की प्रेजेंस है, जो एक टूरिस्ट स्पेस प्लेस है और जो इस्लामाबाद कैपिटल से जुड़ा हुआ है। मैं उसके बारे में और क्या क्या बताऊं। वहाँ की भरी अदालत से एक जवान बच्ची को लोग उठा कर ले जा रहे हैं और पूरा कानून इंसाफ का निज़ाम तमाशा बना खड़ा देख रहा है और आम आदमी भी उसी तरह देख रहा है। ये रियासत किसी मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम से लड़ सकती है? ये वाक़यात रोज़ होते हैं, हर जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये वाक़यात कितने बड़े पैमाने पर अब हो रहे हैं। अदालतों में गोलियां चलती हैं, मैंने कहा ना, जज बिकते हैं। आप यकीन करें मैं बहुत वाक़यात सुना सकता हूँ। मुख्तसरन एक वाक़या सुना देता हूँ। एक वकील साहब मुझसे मिलने आए, पाकिस्तान डे परेड न्यूयॉर्क में होती बहुत बड़ी 14 अगस्त को। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं स्टेज के पीछे क्रॉस द स्ट्रीट जो है वहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आप आ जाएँ। तो मेरे साथ एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, नाम ले देता हूँ, इफ्तिखार चौधरी। मैं उन्हें लेके वहाँ पहुँचा तो वो उस वकील को देख के इफ्तिखार चौधरी तो गुस्से में आ गए और कहने लगे मैं इसके साथ नहीं बैठूँगा। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। जब वो साहब चले गए तो मैंने कहा क्यों नहीं बैठे? कहने लगे ये वो कमीना आदमी है कि मेरा सगा मामू सारी उम्र की दौलत जर्मनी में कमा के पाकिस्तान ले गया, उसे फंसाया गया कारोबार के उसमें, और जब वो उतरा तो उसे अगवा कर लिया गया और उसकी शिपमेंट को खा लिया गया और बाद में उसी के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ और ये आदमी सब जानता था। इसने उनके हिमायत में मुकदमा लड़ा और वो मेरा मामू जो सारी उम्र की दौलत थी वो इस सदमे से अगवा हुआ, कई महीनों तो अगवा रहा और अदालत के रवैये से और जैसे वकीलों के रवैये से बीमार होकर वहीं मर गया और सब कुछ ख़त्म हो गया उसका ख़ानदान। ये है आपकी रियासत और ऐसे में सैकड़ों दर्जनों वाक़यात जानता हूँ। तो जहाँ प्लाट माफिया हो, जहाँ टैंकर माफिया हो, जहाँ कोर कमांडर माफिया हो, जहाँ सियासतदानों का माफिया हो, ये जो वोट को इज़्ज़त दे कहते हैं ना कि वोट को इज़्ज़त दो, अगर ये फ़ौज न्यूट्रल भी हो जाए तो खुदा की कसम जिसका जहाँ पर असर है वो वहाँ किसी दूसरे को जीतने नहीं देगा, उसे खड़ा भी नहीं होने देगा। जीतना तो बड़ी दूर की बात है। जब माशरे में इंसाफ कानून ना हो ना और मेरिट ना हो और एहसास ना हो इंसानियत का, तो वो माशरे ऐसे ही बेतरतीब होते हैं। वो किसी मुनज़्ज़म मुखालिफ ताकत से नहीं लड़ सकते। ये तो फिर एक टीटीपी है, छोटा सही मगर बकौल दुरानी साहब के कि बहुत छोटी मोटी है मगर उसने तिगनी का नाच नचाया हमें। स्वात में भी यही हुआ और स्वात का भी किस्से बहुत। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान हमला करेगा?
या ये मामलात बढ़ते जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। आने वाले दिन मेरे मुंह में फिर खाक, अगर आप लोग मुत्तहद ना हुए, आप में इज्तमाइयत ना आई और आपने रियासत पे दबाव नहीं बढ़ाया कि मेरिट, इंसाफ, कानून की बालादस्ती जब तक कायम नहीं होगी, हम किसी से लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। भूल जाएं भारत, कश्मीर और ये जो नारे हैं ना कि अमेरिका को शिकस्त हो गई, मैं रोज़ इस पे बात करता हूँ, इन पे ना पड़े, इससे आपको कुछ नहीं मिलना। अभी तो फिक्र ये है कि चाइना से मामलात कैसे दुरुस्त होंगे, अमेरिका से मामलात कैसे दुरुस्त होंगे, टीटीपी से कैसे निपटेंगे। उन सब से निपटने की एक ही बुनियादी शर्त है कि अपने अंदर इज्तमाइयत पैदा कीजिए और अपनी सियासी पार्टियों पर जोर दीजिए। हुकूमत सबसे पहले आती है जो बड़े भाई की हैसियत रखती है। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों से कहना चाहता हूँ आज बहुत ही संजीदगी से कि अगर आप में इज्तमाइयत पैदा करने की ख्वाहिश नहीं उभरी और आपने अपने लीडर को इस जानिब मबसूल नहीं किया और उन्हें कायल नहीं किया, तो मामलात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इतने ख़राब होने जा रहे हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये टीटीपी और फिर जो हमारे यहाँ वैसे शोर है ना, 5th जनरेशन वार, बलोच बागी और फिर हिंदुस्तान, झूठा सच्चा मैं उस पर नहीं बताया, ये तो आपके यहाँ का अपना प्रोपेगेंडा है ना। भूख, नंग, बीमारी, महंगाई, कोरोना, इन सब को ज़रा मिला के देखिएगा। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, वो कहते हैं ना कि लाश उसकी होती है जिसके घर से उठती है, कि जब हादसा हो जाता है तब पता चलता है कि हादसे की अहमियत क्या थी और उससे क्या नुकसानात हुए, मगर उससे पहले जब लोग बताते हैं तो समझ में नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को गौर से देखिए। मैं आज के लिए अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।